हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुर सर, आपका फिजिक्स कोच। चलिए, मैं आपका केएलसी के प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं बेटा, आगाज और प्रवास के बैचेस के लिए। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो साउंड रहेगा बेटा, जो ऑलरेडी आप जानते हैं। तो साउंड के बारे में मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए हम अगर बात करते हैं, अगर कहीं जैसे एस्ट्रोनॉट्स के बारे में बात करते हैं, तो दो एस्ट्रोनॉट्स अगर आपके स्पेस में हैं और वो एक दूसरे से कुछ बात कर रहे हैं ना, तो वो बातें उन तक नहीं पहुँचती है। और अगर हम यहाँ पे अर्थ पे रहते हैं तो हम जब बात करते हैं ना, या मैं कुछ बोल रहा हूँ वो आप तक पहुँच पा रहा है। तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि हमारे आसपास यहाँ पे क्या है बेटा, एयर है, जो एटमॉस्फेयर जिसको हम नाम देते हैं। तो मैंने ये समझा है कि अगर साउंड को क्या करना है बेटा, सुनना है ना, तो हमें कम से कम एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जो स्पेस या वैक्यूम में हमारा ऐसा नहीं होता है। तो साउंड है जो ट्रैवल कर रहा है कहाँ से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जब मैं बोल रहा हूँ, कोई सुन रहा है, तो जब ये जा रहा होता है ना, तो मैं ये जानता हूँ कि ये एक तरीके की एनर्जी है। मैंने उसको डिफाइन करा कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है, चीज़ों को हम सुन पाते हैं, है ना। तो साउंड को अगर डिफाइन करना होगा तो मैसे डिफाइन करेंगे, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी आर एबल टू हियर, है ना, हम सुन पा रहे हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। तो साउंड अगर एनर्जी है तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि एनर्जी को हमें एक पॉइंट से 2 पॉइंट जाना तो है ही, तो उसको ले जाने के लिए मैंने क्या माना कि साउंड जो है वो जाती है वेव्स के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे आपने इमेज देखी होगी, इस इमेज में देखो ध्यान से बेटा, कुछ ऐसी वेव्स बनी हुई है, कुछ एक ऐसा पैटर्न बना हुआ है ना, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मान लो वेव्स बोलते हैं। तो हमने इसका नाम दे दिया एक तरीके का वेव। तो साउंड जब ट्रैवल करता है किसी मीडियम में तो वो कैसे जाता है बेटा, वेव के फॉर्म में जाता है। अब वेव्स की भी बहुत सारी एनर्जीज है। जैसे हम लाइट के बारे में बात करें तो लाइट क्या है, जब सन से लाइट चलती है तो वहां पे भी तो स्पेस है ना, लेकिन लाइट एनर्जी जो होती है वो हम तक पहुंच पाती है, लेकिन साउंड के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस वजह से साउंड और लाइट में थोड़ा सा फर्क आता है। तो उसी फर्क को हम समझेंगे अभी आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस फर्क के बारे में, जो हमारा क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ वेव्स। तो वेव्स हमने देखा कि सिर्फ एक तरीके की नहीं होती, वेव्स और कई तरीके की हैं। तो ब्रॉडली अगर हमें कैटेगराइज करना है या हमें डिफाइन करना है तो हम 2 टाइप की वेव्स के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और एक ऐसी वेव है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक चली जा सके, है ना। तो ऐसी वेव जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उस वेव का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ऐसी वेव जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मैकेनिकल वेव्स। तो ब्रॉडली अगर आप बात करोगे 2 टाइप का है बेटा। पहला पार्ट हमारा कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है, और दूसरा जो पार्ट है हमारा कौन सा, मैकेनिकल वेव्स। ये ऐसी वेव्स हैं जिनको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अगर वो मीडियम वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो मान के चलो वो क्या है, जो एनर्जी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जा सकती है। और मैंने देखा है कि ये जो वेव्स होती है ना, ये 2 तरीके की है। ऐसे समझो, जैसे मान लो कोई एक ऐसी वेव है जो बिल्कुल सीधे जा रही है ना, और उसमें जो मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो हेल्प कर रहे हैं उस वेव को जाने के लिए। तो हम लोगों ने ये ऑब्जर्व करा है कि अगर जो पार्टिकल का मोशन है वो वेव की डायरेक्शन के अलोंग हो जाए, मतलब वेव अगर एक्स डायरेक्शन में जा रही है और पार्टिकल का जो मोशन है ना वो भी अगर एक्स डायरेक्शन में होता है, तो ऐसी वेव्स का नाम बोल दिया गया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और अगर ऐसा ना हो कि पार्टिकल का मोशन कैसा हो जाए बेटा, वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाए, तब ऐसी वेव्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे हमने 2 पार्ट में और डिवाइड करा। ये जो मैकेनिकल वेव्स है ये कौन सी, एक तो हमारी कौन सी बेटा, ट्रांसवर्स वेव, एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जो हम लोगों ने बात करी ट्रांसवर्स वेव की और लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो यहाँ पे हमने देखा है ये जो ट्रांसवर्स वेव है, तो यहाँ पे ऐसे समझते हैं कि किसी भी पार्टिकल को ध्यान से देखो, यहाँ पे कैसा बेटा, ये पॉइंट दिया हुआ है हमको यहाँ पे। अब इस पॉइंट पे जब इसका मोशन देखेंगे आप, तो वेव मान के चलो आगे की तरफ जा रही है। अगर मैं ऐसा डायरेक्शन बना देता हूं इसका बेटा, वेव का डायरेक्शन का, तो ध्यान से देखो ये जो पार्टिकल है वो कैसे मूव कर रहा है, ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है। वेव की डायरेक्शन के कैसा मूव कर रहा है बेटा, परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। अगर ऐसा होता है कि जब पार्टिकल का मोशन कैसा हो जाए बेटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाए, किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव के, तब जो वेव बनती है उसका नाम क्या है बेटा, ट्रांसवर्स वेव। उस वेव का नाम क्या है बेटा, ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कोई रिप्रेजेंट देखो कैसे करा हुआ है। यहाँ पे अगर हम किसी भी पॉइंट को पिक कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कैसा जा रहा है बेटा, ये आगे की तरफ और पीछे की तरफ। इन केसेस में
वेव आगे की तरफ जा रही है और ये जो पार्टिकल का जो मोशन है वो कैसा दिख रहा है बेटा, आगे पीछे दिख रहा है ना। तो इस तरीके का अगर कोई मोशन आता है, ऐसे मोशन में हम बोलते हैं कि ये जो वेव है, वेव कौन सी बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो डिफाइन करने का तरीका हमारे पास क्या है, व्हेन द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, सच टाइप्स ऑफ वेव्स आर नोन एज व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एंड इफ द मोशन इज परपेंडिकुलर देन वी से दैट दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है? तो दोनों चीजों के बारे में हमें क्लियर हो गया है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट साउंड। साउंड के बारे में ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो हमारा करेक्ट है। तो साउंड के बारे में हमें पता चल चुका है कि साउंड को एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं तो वो साउंड क्या है, जो एनर्जी है ये ट्रैवल नहीं कर सकती है। अब या तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी या तो वो ट्रांसवर्स होगी। तो एक बात हम यहाँ पे समझते हैं कि अगर मान लो जहां पे बाउंड्रीज रिजिड हैं, जैसे हम एक सॉलिड की बात करते हैं, है ना, ये कैसा लिया हमने यहाँ पे, सॉलिड। तो जब हम सॉलिड की बात करें तो इसकी जो बाउंड्री है ये कैसी है बेटा, रिजिड है। ये कैसी है बेटा, रिजिड है। लेकिन अगर हम एयर की बात करें, है ना, या वाटर की बात करें, तो वाटर में के केस में तो जो लिक्विड का केस है उसमें जिस भी कंटेनर में रखो तो वो उसका शेप ले लेता है। तो जहां पे भी हम ये चीज समझेंगे कि अगर बाउंड्रीज रिजिड आती हैं तो वहां पे जो वेव बनती है वो कौन सी बेटा, ट्रांसवर्स। लेकिन हम यहाँ पे बात करें साउंड के बारे में बात करें तो साउंड को जो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, जो पहला ऑप्शन दिया है, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर। तो जब एयर में हम लोगों ने मोशन को देखेंगे, अभी आगे समझेंगे, तो ऐसे समझना है कि जब कोई एनर्जी जब वो ट्रैवल कर रही होती है तो जो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो वहां पे जो वेव बनती है वो कैसी बेटा, लॉन्गिट्यूडनल है। दूसरा, साउंड ट्रैवल्स इन वैक्यूम, तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं साउंड ट्रैवल्स फास्टर देन लाइट, है ना। अब जैसे मान लो एक क्रैकर का एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो क्रैकर है, इसको जब बर्स्ट करते हैं तो जब वो आसमान में जाता है तो आपने देखा है उसकी जो चमक है वो पहले आती है, फिर उसकी आवाज़ बाद में आती है। तो हमको ये पता चल चुका है कि जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड। तो ये वाला ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इट कैन नॉट ट्रैवल इन सॉलिड्स। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, जहां पे भी हम किसी भी मेटल या डोर पे नॉक करते हैं तो आवाज़ तो आती है। तो यहाँ से कैसा हो गया, ये वाला ऑप्शन भी हमारा कैसा हो गया बेटा, गलत हो गया। तो इसमें से ऑप्शन जो हमारा बनता है वो कौन सा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन। मतलब साउंड कैसा है, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो कुछ टर्म्स हैं जो वेव से रिलेटेड है, क्योंकि हम वेव के बारे में पढ़ रहे हैं तो वेव के टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स को भी हमें समझना है कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो वेव से रिलेटेड हैं। तो पहला टर्म जो हमारे पास आता है वो कौन सा बेटा, एम्पलीट्यूड, है ना। पहला टर्म कौन सा हमारे पास, एम्पलीट्यूड। देखो सबसे पहले एक वेव बनाता हूं मैं, मान लो एक वेव है, कुछ ऐसी वेव बना लेते हैं, ये ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रही है, इस तरीके से वेव ये लगातार बनती चली आ रही है, ऐसा कुछ मोशन है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था जब इस तरीके की कुछ वेव है, जब ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के कैसा है बेटा, परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ पे ये चीज समझेंगे कि ये जो वेव है कैसी बेटा, ट्रांसवर्स नेचर की है। अब और समझते हैं, यहाँ पे देखो ये पॉइंट है, ये एक्सिस है, इसमें से अगर मैं कुछ पॉइंट्स को पिक कर लेता हूँ, मान लो एक ऐसा पॉइंट ये पिक कर लिया बेटा, एक ऐसा पॉइंट ये पिक कर लिया, है ना, और मान लो ये एक ऐसा पॉइंट पिक कर लिया, ठीक है। समझते हैं इसमें से क्या करना है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे जो इस पर परपेंडिकुलर आ रही हो बेटा, कुछ एक ऐसी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए जो यहाँ पर परपेंडिकुलर आ रही हो। अब देखो ध्यान से, ये वाले डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा कि पार्टिकल इतना दूर गया, फिर इसके बाद थोड़ा सा और दूर चला गया। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे क्या है, इस एक्सिस से ये पार्टिकल सबसे दूर गया है। तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे एम्पलीट्यूड को कि जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है या कितनी दूर वो अपनी एक सर्टेन पोजीशन से, उस पोजीशन का नाम क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर कोई पार्टिकल जो सबसे दूर जा सकता है, उसी डिस्टेंस या उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, एम्पलीट्यूड बोल देंगे। तो पहला टर्म हमें यहाँ से क्लियर हो चुका है। तो यहाँ से हम बात करें अगर इस डिस्टेंस की, तो यही तो मैक्सिमम डिस्टेंस है या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो एम्पलीट्यूड को एक ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये क्या है बेटा, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। सेकेंड टर्म जो हमारा आता है वो टाइम पीरियड है। अब हम टाइम पीरियड की जब हम बात करते हैं ना, तो हमें ये पता है कि अगर एक वेव बनी, दो वेव बनी, चार वेव बनी, ऐसे तो बहुत सारी वेव बन सकती हैं। हमें ये समझना पड़ेगा स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, तो हमने एक वर्ड लगा रखा है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को आप ऐसे डिफाइन करोगे कि जितना टाइम हमें लग गया हो एक वेव को कंप्लीट होने में। मतलब यहां से देखें कैसे, देखो
कैसे पता चलता है कि वेव है? तो यहाँ से स्टार्ट हुई, जैसे मान लो यहाँ से वेव ने चढ़ना स्टार्ट करा, तो ये वेव ऐसे गई, ऊपर गई, ये यहाँ से आई, फिर यहाँ से आई, फिर देखो इस पॉइंट पे अगर मैं ऐसे मार्किंग बना रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि एक वेव कंप्लीट हो चुकी है। हमें पता कैसे चलता है बेटा? यहाँ से यहाँ तक वेव कंप्लीट है। आप समझो इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है। इस पॉइंट पे अगर हम किसी डायरेक्शन की बात करते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट ले लिया, यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे कैसा है बेटा, पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे आएंगे तो भी पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं कि सारे के सारे कैसे बेटा, फेज में हैं। तो एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लग जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, उसका टाइम पीरियड। अब इसकी कुछ ऐसा ही यूनिट होती है। टाइम पीरियड को अगर हमें मेजर करना है तो हम किस में मेजर करेंगे बेटा? सेकेंड्स में हम इसको मेजर करेंगे, है ना। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू सेकेंड्स में। थर्ड हम आते हैं, हमारे पास एक नया टर्म मिलता है हमको यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। अब जैसे ये जो वेव मैंने बनाई, कोई गारंटी थोड़ी कि सारी वेव्स ऐसी ही हो, कोई वेव छोटी हो सकती है, कोई वेव बड़ी हो सकती है ना। हम डिफाइन करेंगे एक टर्म पे जिसका नाम होता है वेवलेंथ। अभी आगे बात करेंगे, फिलहाल हमें इतना समझना है कि अगर एक सेकेंड में कोई वेव है जो 5 बन रही है ना, 5 टाइम्स बन जा रही है, और कोई एक ऐसी वेव है जो हमारी क्या है, हो सकता है उससे ज्यादा बन जाए या उससे कम बन जाए, तो हमें ये डिफाइन करना है कि एक सेकेंड में जितनी वेव्स बन जाएंगी वही उसकी क्या बन जाएगी बेटा, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है हमारी कौन सी है बेटा, हर्ट्स। इसको हम लोग मेजर करते हैं HZ में। हर्ट्स का शॉर्टकट है, तो याद रखेंगे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है हमारा यहाँ पे, कि द नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्स इन 1 सेकेंड। अब दोनों के बीच में एक रिलेशन मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में। तो ऐसे याद रखोगे, F = 1 अपॉन टाइम पीरियड। और इस टाइम पीरियड को किस में मेजर करना है बेटा, सेकेंड्स में। तो फ्रीक्वेंसी की 2 यूनिट है, या तो हम पर सेकेंड की बात कर लें, सेकेंड -1, या हम दूसरी बात कर लें किसकी बेटा, हर्ट्स की, है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास एक टर्म आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा, वो टर्म कौन सा है, वेवलेंथ। अब देखो ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे, इन पॉइंट्स का नाम दे देते हैं बेटा। ये ऊपर वाले पॉइंट्स कौन से, C से नाम दिया, इसका नाम क्रेस्ट है। नीचे वाले पॉइंट्स का नाम मैं T से कर देता हूँ, इनका नाम क्या है बेटा, ट्रफ। अब वेवलेंथ को, किसी भी वेवलेंथ को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 2 टर्म्स मिल गए। पहला कौन सा बेटा, क्रेस्ट है, और नीचे कौन सा है, ट्रफ। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन आइदर 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ। 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, वेवलेंथ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ऊपर 2 बन रही है वेव, तो इन दोनों वेव्स या क्रेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है हमारा क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज वेवलेंथ। या इधर जो ट्रफ का जो डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा हमारा, इसको भी हम वेवलेंथ से कह सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम वेवलेंथ को, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल लैम्डा। ये ग्रीक लेटर है, दिस इज लैम्डा। तो टर्म्स क्लियर हो गए होंगे वेव के बारे में। तो जब टर्म्स जान जाते हैं, किसी का नाम जान जाते हैं, तो उस चीज को समझना हमारे लिए कैसा होता है बेटा, आसान बन जाता है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि एक पेंडुलम है जो ऑसिलेट्स करता है 60 टाइम्स इन 6 सेकेंड्स, देन व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी। अभी जस्ट हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करी है। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करा है बेटा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्स इन 1 सेकेंड। चलो सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, ये कितने टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है, 60 टाइम्स इन कितने सेकेंड्स में दिया हुआ है, 6 सेकेंड्स में। तो हम 1 सेकेंड की बात करें तो कितने टाइम्स ये ऑसिलेट करेगा, 10 टाइम्स इन 1 सेकेंड। अब ऑसिलेशन का मतलब क्या है, जैसे समझते पहले, जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट से, है ना, ये हम पॉइंट की बात करें, मान लो ये क्या है, ये एक पोजीशन है किसी पॉइंट की। इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मीन पोजीशन, है ना। इसका नाम क्या दिया, इसका नाम दे दिया मीन पोजीशन। अब मैं इसको अगर डिस्टर्ब करूं तो ये आगे जाएगा या ऊपर जाएगा या ऊपर नीचे जाएगा, है ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये ऊपर कितना मैक्सिमम जाएगा या नीचे कितना मैक्सिमम जाएगा, उसका नाम क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड। अब हम ऐसे समझेंगे कि जब कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया, फिर वो आगे जाएगा, फिर वो पीछे जाएगा, फिर वो दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे जब ये आता है, तब हम बोलते हैं कि उसने एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करा। तो यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करी थी, तो वही ऑसिलेशन का मतलब होता है एक वेव का फॉर्मेशन। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन का एक तरीके से समझेंगे, यहाँ पे कितनी वेव्स बन रही हैं, तो नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्स इन 1 सेकेंड इज व्हाट, 10। तो इससे ये समझेंगे हम कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है बेटा, 10 हर्ट्ज। कितनी है, 10 हर्ट्ज। तो इसमें से ऑप्शन देखने में कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट मैं बात करता हूं वाइब्रेशन की, है ना। तो वाइब्रेशन बहुत कॉमन सा टर्म है, हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे आप किसी मशीन को टच करिए तो वो वाइब्रेट करती है, जब आप किसी कार पे बैठते हैं या कहीं और भी आपने महसूस किया होगा, या अर्थक्वेक आता है तो कुछ ना कुछ वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेशंस को एक्चुअल में हम कहते कैसे, कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट या किसी पॉइंट की हम बात करें ना, उसका अगर टू एंड फ्रो मोशन होता है, कहाँ से, मीन पोजिशन से, तब हम बोलते हैं क्या, उसमें वाइब्रेशन है। समझते हैं पहले इधर, जैसे मान लो ये क्या दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, देखो इस सॉलिड की बात कर रहे हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को देखो ध्यान से, कैसा है बेटा, ये अपनी पोजीशन से सिर्फ थोड़ा सा आगे जा रहा है और पीछे जा रहा है। तो ऐसे मोशन को भी एक नाम दे दिया गया, उसका नाम क्या है बेटा, टू एंड फ्रो मोशन। तो डिफाइन करने के लिए हम समझेंगे उसको भी और अच्छे से। चलो क्वेश्चन डील कर देते हैं। साउंड इज ड्यू टू द वाइब्रेशन, या सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है चेंज इन द फिजिकल स्टेट, थर्ड ऑप्शन है चेंज इन द केमिकल स्टेट, लास्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा बेटा, नन ऑफ दीज। अब साउंड के बारे में हमने बात करी कि वहां पे एनर्जी होती है ना, तो एनर्जी है तो इसका मतलब एनर्जी ट्रैवल कर रही है। एनर्जी को ट्रैवल कराने वाला कौन है हमारे पास एक मीडियम है ना। उस मीडियम में क्या है, पार्टिकल्स है। इन पार्टिकल्स के मोशन को ध्यान से समझते हैं पहले। देखो जैसे ये वाला पार्टिकल है, एयर में बहुत सारे पार्टिकल हैं, वैसे ही दो पार्टिकल्स मैं सिर्फ बना रहा हूँ उसके पास, ठीक है। तो ये करता क्या है कि जैसे ही इसको एनर्जी मिली, मान लो इस पहले वाले पार्टिकल को क्या मिल गया बेटा, एनर्जी, इसने क्या करा, इस एनर्जी को इसने ट्रांसफर करा इसको, इस वाले पार्टिकल को। अब सोच के देखो क्या ये पार्टिकल चला जाता है क्या, जैसे हम अगर कुछ बोल रहे हैं तो क्या एयर थोड़ा ना कुछ जाती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ क्लास का, मान लो लास्ट में एक बच्चा बैठा हुआ है और मुझे उसे कॉपी या पेन या कुछ देना है या टॉफी देनी है मान लो, तो मैं क्या करता गया हूँ कि मैं सबसे आगे वाले बच्चे को पकड़ा देता हूँ, फिर वो पास करता हुआ चला जाता है, तो लास्ट तक क्या है, वो कॉपी या जो टॉफी है उस बच्चे तक पहुंच जाती है। ऐसे ही हमको एनर्जी का ट्रांसफर करना है, कहाँ से, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। तो ये ट्रांसफर करने वाले ये जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स है, एयर के जो पार्टिकल्स है, यही तो ट्रांसफर करेंगे ना। ये खुद नहीं गए, जो बच्चा आगे बैठा हुआ था वो खुद नहीं गया, बल्कि उसने क्या करा, अपने जस्ट वाले बगल पीछे वाले बच्चे को उसने क्या करा, वो टॉफी का पैकेट पकड़ाया या कॉपी पकड़ाई तो वो पहुंच गए। ऐसे ये क्या करता है, ये एनर्जी ट्रांसफर कर देता है सेकंड वाले से, फिर सेकंड वाला क्या करेगा बेटा, इसके फर्दर वाले से वो ट्रांसफर करेगा और वो आगे करेगा। लेकिन जब भी आप किसी पार्टिकल के मोशन को ध्यान देखोगे ना, तो पहले ये आगे जाता है, फिर ये वापस आता है और फिर ये इधर चला आता है। तो इस तरीके के जो पूरा मोशन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन या वाइब्रेशन। तो यहां से हमको पता चल चुका है कि जो पार्टिकल का जो मोशन है वो कैसा आता है बेटा, वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन की वजह से ही हमारा कैसा है, साउंड कैसा है बेटा, ट्रैवल कर पा रही है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है बेटा, तरीका समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने बहुत सिलेक्शन दिए हुए हैं, लास्ट टू लास्ट ईयर भी दिए थे, पिछले साल भी थे, इस बार भी देंगे बेटा, है ना। हम इसी तरीके से सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। एक एक टॉपिक को पहले तो हम समझाते हैं, फिर उसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे रिजॉल्व कराएंगे, सारे क्वेश्चन आपसे खुद से हो जाएं, इतना कॉन्फिडेंस लेवल आप तक मेंटेन करेंगे। उसके लिए सबसे पहला जो बैरियर आता है वो हमारे पास आता है फी का बैरियर। तो फी की अगर हम बात करें, जो हमारा कोर्स है बेटा, वो एक्चुअल में जो कोर्स है हमारा वो कितना है, 4019 रुपीज़ का है। यहाँ पे देखो, उसको ऑलरेडी हम लोगों ने इतना कम कर दिया है कि वो हर बच्चे के लिए फीजिबल हो जाए, पढ़ाई के बीच में पैसा ना आए। इस वजह से इस कोर्स को ऑलमोस्ट देखो कितना कर दिया है, 3999 का कर दिया है ना। चाहे आगाज की बात करें, चाहे हम प्रवास की बात करें, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 3999 में। और मैं फिर कहूँगा, हम चाहते हैं कि हमारे पास बच्चे आए, बच्चे पढ़ के जाएं, पैसा कमाना पर्पस नहीं है। उसकी वजह से एक और एडिशनल आपको फीचर यहाँ पे दिया जा रहा है, आप ये कोड यूज़ करिए ASCC25, आपको 399 पर भी एक एडिशनल 25% ऑफ मिलेगा। अब तो यहाँ पर जो डिसीजन है लेना आपके लिए और आसान हो जाएगा। जो पहले ही फीस बहुत कम कर दी गई है, उसके बाद भी और डिस्काउंट दिया जा रहा है, केवल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप पढ़ना चाहते हो। तो पढ़ना ही है बस, खाली मेन पर्पस है, बाकी पैसे की कोई बात नहीं है। सारे टॉपिक हम कवर कराएंगे, पूरा सिलेबस कवर होगा। ऐसा नहीं कि फीस बहुत नॉमिनल है तो इस वजह से सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा या कोई टॉपिक उसमें छोड़ दिया जाएगा। सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे बेटा। चलिए फटाफट इसको आप ज्वाइन करिएगा, इसमें बिल्कुल डिले मत करिए। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बारे में। अच्छा, साउंड बनती कैसे, जिसके बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, वाइब्रेशंस के बारे में ना। तो वाइब्रेशन की वजह से साउंड बनती है। तो साउंड, अगर पार्टिकल जो है वाइब्रेट नहीं करेगा ना, तो साउंड नहीं बनेगी या कोई एनर्जी नहीं बनेगी। तो इसी के बारे में समझते हैं पहले क्या है। देखो, साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स क्रिएटिंग अ प्रेशर वेव। सबसे पहली बात तो क्या है, एक तरीके की प्रेशर वेव बनती है। वो प्रेशर वेव जाती है एनर्जी की फॉर्म में, कहां से, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, तभी हमारा कैसे साउंड बन पाती है। चलो समझते हैं, कोई एग्जांपल के थ्रू समझते हैं पहले। देखिए, देखो
ये पेंडुलम है, हमने एक लाइन बनाई है, इस लाइन के अबाउट लगातार कैसा कर रहा है, ये मूव कर रहा है, बार बार उसी लाइन पर भी वापस आता है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। और ये जो टू एंड फ्रो मोशन है क्या है, यही तो हमारा कैसा है बेटा, वाइब्रेशन है। इस सीट यहाँ पे लड़की है बेटा, ये झूला झूल रही है ना, ये देखो कैसा है, ये आगे और पीछे, ये भी तो क्या है, एक तरीके का मोशन कर रही है, पीरियोडिक मोशन कर रही है। तो ये जो मोशन है, ऐसे मोशंस को भी हम लोग क्या है, वाइब्रेशन का नाम नहीं देते, हम इनका नाम क्या देते हैं, ऑसिलेशन। जैसे पेंडुलम की कहानी होगा तो पेंडुलम में आप क्या सुनोगे बेटा, कि चीजें ऑसिलेट कर रही हैं। लेकिन अगर हम वाइब्रेशन की जब बात करते हैं तो वहां पे ऑसिलेशन वर्ड नहीं लगाते, जबकि दोनों का मोशन कैसा है बेटा, एक जैसा ही है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का या किसी पार्टिकल का जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तब हम बोलते हैं वाइब्रेशन, नहीं तो ऑसिलेशन तो वो है ही, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सेंटर में एक सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे ये सोर्स है हमारा क्या है बेटा, ट्यूनिंग फॉर्क है। मान लो हमने एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया, एक बच्चा है उसने ट्यूनिंग फॉर्क लिया, वो कंटिन्यूअसली अपने हाथ से इसको मूव करा रहा है। तो जब हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब मैं कुछ मैकेनिकल काम कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ काम करा, जो ये काम कर रहा हूँ ये क्या है, इसके पास एनर्जी है। ये जो एनर्जी है वो एयर के जो मॉलिक्यूल्स है या जो पार्टिकल्स है ना, उनको ये ट्रांसफर कर रहा है। मतलब वो वेव कैसे बनती है, जो प्रेशर वेव में के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, उसी को हम समझते हैं। जैसे पहले मान लो सारे बच्चे बिल्कुल लाइन से ऑर्डर में बैठे हुए हैं, है ना, एकदम बराबर स्पेसिंग से, एक धक्का आया, किसी एक शैतान बच्चे ने धक्का दिया, तो जब वो धक्का दे रहा होता है ना, तो सारे बच्चे पहले पास आ जाते हैं, फिर धक्का आगे की तरफ जाता है, फिर वापस बच्चे अपनी पोजीशन को रिटेन करते हैं। तो ऐसे समझते हैं कि जब कोई एनर्जी आती है और जब वो मूव करती है, तो वो क्या करती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मतलब ट्रांसफर करती है एनर्जी। तो हम लोगों ने ये देखा है जब एनर्जी का ट्रांसफर कब होता है, जब दो पार्टिकल्स कॉन्टैक्ट में आते हैं। कॉन्टैक्ट में आने का मतलब क्या है कि उनके बीच का स्पेसिंग कम होता है। तो यहाँ पे देखो कभी कभी कुछ जोन दिख रहा होगा जहाँ पे पार्टिकल्स कैसे बेटा, स्पेसिंग कम है और कहीं कहीं स्पेसिंग ज्यादा है। जैसे देखो ये ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे देखा गया है कि कभी कभी जब ये पार्टिकल्स बिल्कुल पास आते हैं तो उस रीजन का नाम बोला गया कंप्रेशन, और जब क्या है पार्टिकल्स बहुत दूर दूर चले जाते हैं तो उस रीजन का नाम क्या है बेटा, रेयर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस लगातार बनते चले जा रहे हैं। तो एनर्जी का ट्रांसफर ऐसे ही होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं बेटा इस पे। by what process the energy is transferred when sound waves travels through the air। जब भी साउंड वेव एयर के फॉर्म में चल रही होती है या एयर में चल रही होती है, तो वहां पे क्या है, वेव के फॉर्म में जा रही होती है। अब इस वेव का हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, कैसा बेटा, तो इसमें जब इंटरेक्शन होता है तो वो कैसा होता है, लगातार, है ना, कंसेक्यूटिव रिपीटेड इंटरेक्शंस ऑफ द एयर पार्टिकल। मतलब ऑल्टरनेट क्या बनते जा रहे हैं, पहला एक रीजन बनता है कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। अब आप ध्यान से देखोगे ना तो ये ऑल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन बनते चले जा रहे हैं, तो रिपीटेडली इंटरेक्शन होता है और ऑल्टरनेट इंटरेक्शन होता चला जा रहा है इसमें। तो ऑप्शन कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट हम आते हैं ऑडिबल और इनऑडिबल का। तो ऑडिबल की जो कहानी है कि जैसे मान लो जैसे दुनिया में बहुत सारी आवाज़ें और मैं सारी आवाज़ों को सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं केवल और केवल कुछ आवाज़ को सुन पाता हूँ। तो जिन वॉइसेस को हम सुन पाते हैं दे आर नोन एज ऑडिबल, और जिनको हम नहीं सुन पाते वो कौन सी बेटा, इनऑडिबल। तो हमारे पास हमारा एक रेंज है, हमारा एक जोन है, वो कितना है बेटा, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का है। केवल जितनी वेव्स हैं या जितनी एनर्जी है उनकी फ्रीक्वेंसी अगर इसमें लाई करती है तो ये सारी की सारी कैसी है बेटा, ऑडिबल। ये ऑडिबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम चीजों को सुन नहीं पाते हैं, है ना। अगर कोई एनर्जी जिसकी फ्रीक्वेंसी कैसे बेटा इससे कम है, इधर की बात करें तो इंफ्रासोनिक, जो हम सुन नहीं पाते हैं, और अगर हम इसके ऊपर की बात करते हैं तो नाम क्या लगाते हैं बेटा, अल्ट्रा। तो दो नाम यहां बता दिए। सब कुछ नहीं सुनना है हमें कुछ चीजें सुन पाते हैं क्योंकि हमारा कान ऐसे ही बना हुआ है ना। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में जितना भी आएगा हम सब सुन पाएंगे, और जो इसके रेंज में नहीं आएगा उसे हम सुन नहीं पाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसके बेस पे। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी कैन बी हर्ड बाय द ह्यूमंस। हम इंसानों का रेंज कितना है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो जितने भी ऑप्शंस दिए हैं सब ऑप्शन में से जो भी रेंज आपको मिल जाए आप टिक कर दीजिए। तो पहला वाला देखो ये ज्यादा बाहर जा रहा है, ये भी कैसा है बेटा, देखो यहाँ पे कितना है 50,000, तो ये भी गलत है। ये क्या है 15,000, हाँ ये रेंज में आ रहा है, और ये कैसा है रेंज के बाहर है, तो इसको हम सुन नहीं पाएंगे। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए थैंक यू बेटा।